हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज हम असेसमेंट फॉर लर्निंग नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट यूनिट का ये सेकंड पार्ट है। अगर आपने जो है लास्ट की वीडियो ना देखी हो तो उसे भी ज़रूर देख ले। ये यूनिट 1 का सेकंड पार्ट है। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं कि एग्जामिनेशन जो होते हैं, जो हम एग्जामिनेशन वगैरह यानी कि टेस्ट वगैरह ले रहे हैं। पहली बात तो एग्जामिनेशन और टेस्ट अलग अलग होते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन क्या है यानी कि जो हमारे एग्ज़ाम्स हैं वो किस तरीके से जो है एक अच्छा टूल माना गया है असेसमेंट के लिए। अब इसके बारे में हम बात करेंगे, या फिर टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, कितने टाइप के एग्जामिनेशन हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन यानी कि ऐसे टाइप या शॉर्ट आंसर टाइप या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को हम जो है इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। ऐसे टाइप या एग्ज़ाम या क्वेश्चन के बेस के ऊपर जो भी हमारे टेस्ट होते हैं, अब हम उनके बारे में बात करेंगे। ये बेसिकली एक ऐसे राइटिंग होती है जिसके अंदर जो है क्या किया जाता है कि जैसे कि आपके रूल्स को अप्लाई किया जाता है। अब रूल्स क्या हैं, जैसे कि आपका ऐसे का स्ट्रक्चर जो है वो अच्छा होना चाहिए। अब जैसे कि आप टेस्ट देकर आएंगे तो उसका जो क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो एक स्ट्रक्चर की फॉर्म में होना चाहिए। यानी कि पहले आप इंट्रोडक्शन दें, फिर आप डेफिनेशन दें, फिर जो आप कैरेक्टरिस्टिक वगैरह दें, फिर उसके बाद जो पूछा गया है वो लिखें, उसके बाद जो है लास्ट में कंक्लूजन दें। ये हमारा जो एक फॉर्मेट है। ऐसे टाइप टेस्ट के अंदर हम यही चीज़ें को चेक करेंगे, यानी कि रिटन टेस्ट को यही जो है हमारे रूल्स जो है अप्लाई करेंगे। इसी तरीके से जो होगा कि हमारी ग्रामर वगैरह हो वो भी एक्यूरेट हो, हम स्पेलिंग जो है अच्छी तरीके से लिखें। नेक्स्ट आता है दिस एग्जामिनेशन आर नॉर्मली सेट इन द क्लास और इन द एग्ज़ाम हॉल। ये जो है या तो क्लासरूम के अंदर होंगे या फिर एग्ज़ाम हॉल के अंदर लिए जाएंगे। ऐसे एग्ज़ाम्स आर डिज़ाइन टू टेस्ट नॉट जस्ट हाउ वेल यू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट बट ऑल्सो योर मेमोरी फॉर फैक्ट्स। यानी कि ये जो टेस्ट होते हैं ये सिर्फ आपके बारे में ये नहीं जानेंगे कि आप कितना सब्जेक्ट को समझ पाए हैं, जबकि ये भी ये जानेंगे कि इनकी हेल्प से हम ये भी जान पाएंगे कि आपका मेमोरी लेवल क्या है, कि आप कितने फैक्ट्स जो हैं रिमेंबर कर पा रहे हैं, याद हैं आपको। रीड एवरी क्वेश्चन केयरफुली बिफोर यू बिगिन। यानी कि कुछ ऐसी टिप्स हैं जो कि आपको फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहली टिप हमारी यही है कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो उसको ध्यान से पढ़ें कि क्या उसने क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है और उसी के अकॉर्डिंग जो है आप अपना आंसर दें। नेक्स्ट आता है इफ़ यू हैव ए चॉइस ऑफ द क्वेश्चन टू आंसर गो फॉर द वन यू फील मोस्ट कॉन्फिडेंट अबाउट बट मेक श्योर दैट योर आंसर इज़ राइट नंबर। यानी कि जब भी आपको चॉइस दी गई है, दो ऑप्शन दिए गए हैं, अब जैसे यूनिट 1 है तो उसके अंदर 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो जो आपको क्वेश्चन अच्छा लगता है तो उसी के अकॉर्डिंग जो है आप क्या करना है, आपको वो अटैम्प्ट करना है। नेक्स्ट आता है हमारा इफ़ इट्स एन एस्से क्वेश्चन। यानी कि अगर वो एस्से क्वेश्चन टाइप है तो ट्राई टू राइट डाउन द मेन पॉइंट यू वॉन्ट टू मेक बिफोर यू स्टार्ट। यानी कि मेन हेडिंग बता दें कि हम इस आंसर के अंदर ये चीज़ें आपको बताने वाले हैं। नेक्स्ट आता है शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन। शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चंस कौन से होते हैं, जिनका जो है बहुत ही हमें छोटा या लिमिटेड वर्ड के अंदर हमें आंसर देना होता है। फॉर द करेक्ट एंड द अप्रोप्रिएट आंसर टू ऑल क्वेश्चन द स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू गो थ्रू द सिलेबस। यानी कि जो बच्चे हैं वो उस सिलेबस को कंप्लीट पढ़ें, तभी वो जो है शॉर्ट का आंसर टाइप क्वेश्चन का आंसर लिख पाएंगे। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कौन से होते हैं, इनको भी हम न्यू टाइप टेस्ट कह सकते हैं। इसके अंदर क्या है, आपको कुछ लिख कर नहीं आना, यानी कि आप अपनी सब्जेक्टिव नॉलेज नहीं दे रहे हैं कि आप का कंसेप्ट क्या है, आप किस तरीके से कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, वो चीज़ें इसके अंदर नहीं होंगी। इसके अंदर आपको क्या है, डायरेक्टली ऑप्शंस दिए जाएंगे और आपको उन्हीं में से चूज़ करना होगा। ऑल द 3 एस्से टाइप एंड शॉर्ट आंसर टाइप एंड ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आर सप्लीमेंटेड टू ईच अदर। ये जो है एक दूसरे के लिए सप्लीमेंट्री का काम करेंगे। नेक्स्ट आता है ओरल टेस्ट। ओरल टेस्ट के अंदर क्या है, हम सबसे पहले ओरल का मीनिंग क्या है, यानी कि स्पीकिंग, यानी कि आप बोल कर आंसर देंगे। जो हम रिटन टेस्ट के अंदर चेक नहीं कर पा रहे थे वो चीज़ें आप यहाँ पे भी आसानी से चेक कर पाएंगे। यानी कि प्रोनाउंसिएशन क्या है, स्पीड वगैरह कैसी है बच्चे की, वो रीड कर रहा है बुक को तो वो एक्यूरेट कर पा रहा है या नहीं, या कोई पोएम है वो उसको रिसाइट कर पा रहा है या नहीं, यानी कि बता पा रहा है कि उस पोएम के अंदर क्या चीज़ें थी, किस तरीके से वो पोएम गा रहा है। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, उनके एक्सप्रेशन क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम ओरल टेस्ट की वजह से देखेंगे। इट इज़ द इंटरेक्शन स्किल। ये जो है इंटरेक्शन स्किल होता है, इसके अंदर क्या होगा कि लर्नर जो है विल बी एबल टू ट्रांसफर हिज और हर नॉलेज
फ्रॉम ए लैंग्वेज लर्निंग सिचुएशन टू ए लैंग्वेज यूज सिचुएशन, यानी कि जो उसने लैंग्वेज को लर्न किया है वहाँ से लेके और किस तरीके से वो उसी लैंग्वेज को यूज़ कर रहा है, ये उसके बीच में क्या है, एक इंटरेक्शन स्किल्स की तरह काम कर रहा है। यानी कि जो आप सीख रहे हैं उसको ट्रांसफ़र करने का ये काम कर रहा है। इंटरेक्शन स्किल्स इन्वॉल्व्स नोइंग व्हाट यू से। इंटरेक्शन स्किल्स के अंदर क्या आएगा कि आप क्या कह रहे हैं, हाउ टू से, आप किस तरीके से कह रहे हैं उस चीज़ को, एंड हाउ टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन द कॉन्टैक्ट विद द अदर पर्सन, और किस तरीके से आप जो है कॉन्टैक्ट बना पा रहे हैं दूसरे पर्सन के साथ। तो ये सारी चीज़ें जो है ओरल टेस्ट के हेल्प से हम मेज़र करेंगे। इन ओरल टेस्ट लर्नर फील मोर मोटिवेटेड, हैव ए सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस विच इंस्पायर देम इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। ओरल जो टेस्ट होंगे उसके अंदर जो पर्सन होगा वो ज़्यादा मोटिवेटेड फील करेगा, उसको ये लगेगा कि हाँ मेरे साथ भी कोई है या मैं किसी के साथ भी हूँ, और वो इंस्पिरेशन की तरह एक काम करेगा और वो अपने पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ वो अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। इट हेल्प्स इन एस्टेब्लिशिंग ए सेंस ऑफ पर्सनल सपोर्ट, यानी कि वो अपने आप को एक पर्सनली सपोर्ट दे पाएगा। कम्युनिकेशन इज़ बेटर व्हेन द फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन द इंडिविजुअल इज़ रिड्यूस, यानी कि कम्युनिकेशन हमारी उतनी ही बेहतर होगी जितना हमारा फिजिकल डिस्टेंस जो है कम रहेगा। द टीचर इज़ ऑल्सो फ्रीड फ्रॉम बीइंग एट द सेंट्रल स्टेज एंड मूव फ्रीली अराउंड द रूम। टीचर को भी ये ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल सेंटर में ही खड़ी रहे, वो जो है वो भी क्या है आराम से घूम सकती है। गिविंग एडवाइस एंड सपोर्ट इफ़ एंड व्हेन नीडेड, और वो जो है बच्चे को सपोर्ट भी दे सकती है या एडवाइस भी दे सकती है। अगर कोई चीज़ उसको समझ नहीं आ रही है तो वो उसको बता भी सकती है, तो वो भी एक तरीके से काम करेगा, जो कि एक रेमेडियल वे से भी वर्क कर सकता है। अब जैसे आप रीड कर रहे हैं और आप अटक जाते हैं, तो अगर आपका टीचर है वो देख रहा है आपको, मतलब वो राउंड ले रहा है और उसी लाइन को वो भी पढ़ रहा है, तो आप कहीं अटकेंगे तो वो जो टीचर है हेल्प करेंगे। नेक्स्ट आता है कि ओरल टेस्ट आर यूज्ड टू द फॉलोइंग एबिलिटीज़ ऑफ द स्टूडेंट। ओरल टेस्ट को यूज़ किया जा सकता है लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए। इसके अंदर जो होगा टीचर जो है एक स्टोरी बताएगा और उसी से क्वेश्चन पूछेगा बच्चे से, यानी कि लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि उसकी टेस्ट एबिलिटी मतलब कि सुनने की क्या है, किस तरीके से वो सुन पा रहा है, इस चीज़ को चेक किया जाएगा। नेक्स्ट आता है कंटेंट कॉम्प्रिहेंशन, यानी टेस्ट टू टेस्ट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेंट द टीचर आस्क क्वेश्चन रिगार्डिंग द सब्जेक्ट मैटर फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में बच्चों से टाइम टू टाइम जो है क्वेश्चन आंसर पूछते रहना चाहिए, जिससे जो है उसकी कंटेंट कॉम्प्रिहेंशन के बारे में पता चलेगा कि वो कितना अंडरस्टैंड कर पा रहा है, जो कंटेंट बुक में दिया है, जो वो बुक पढ़ रहा है उससे वो कितना समझ पा रहा है। नेक्स्ट आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर क्या होगा कि स्टूडेंट की रीडिंग कैपेसिटी को देखा जाएगा कि वो किस तरीके से रीड कर रहा है। द टीचर आस्क देम टू रीड ए पैसेज वन बाय वन और बाय हिमसेल्फ करेक्ट देयर प्रोनाउंसिएशन, यानी कि कोई भी अगर बच्चा है उसको आप ये कहेंगे कि आप क्या है एक बार रीड करें कोई भी पैसेज, और अगर वो कोई प्रोनाउंसिएशन वगैरह में गलती कर रहा है या उसको डर लग रहा है, स्ट्रेस वगैरह फील कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसकी हेल्प करेंगे। तो इसके थ्रू क्या है हम उसकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में भी पता लगाएंगे। नेक्स्ट आता है स्पीकिंग एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि वो किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रही है किसी टॉपिक के बारे में, तो वो किस तरीके से आंसर दे रहा है, इससे हम स्पीकिंग एबिलिटी का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मल्टीपल चॉइस एग्जाम्स। जो हमारे MCQ क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि एक बहुत ही क्विकली टेस्ट होते हैं जिसके अंदर आपको आंसर देना होता है। क्वेश्चन हमारे सामने होता है और आंसर भी क्या है हमारे सामने ही होता है, आपको जस्ट एक टिक करना होता है कि आपके अकॉर्डिंग जो है ये आंसर सही है। In this type of test, first read through the paper and answer every question you have confident about the first। सबसे पहले आप पेपर को पूरा थ्रू आउटली पढ़ें, फिर आपको जिसमें कॉन्फिडेंट है उनके ऊपर जो है आप टिक करें सबसे पहले। देन लुक एट द अदर क्वेश्चन, और फिर जो है दूसरे क्वेश्चन, जैसे कि 100 क्वेश्चन है, 100 में से आपको 80 अच्छे से आ रहे थे लेकिन 20 नहीं आ रहे थे। अब आप ये मान के चलें कि वो 20 क्वेश्चन है जो आपके पेपर में जो आपको नहीं आ रहे थे वो स्टार्टिंग के ही 20 क्वेश्चन थे, तो आप क्या है स्ट्रेस फील करने लगेंगे और जो आपको 80 क्वेश्चंस आते होंगे आप उनको भी गलत करके आएंगे। इसीलिए पहले अपने एग्जाम को थोड़ा सा थोरोली देखना चाहिए और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर अटैम्प्ट करने चाहिए। इफ़ यू आर कम्प्लीटली स्टक्ड ऑन वन क्वेश्चन टेक ए गेस एज यू कुड बी राइट, यानी कि अगर आप किसी क्वेश्चन पे और फंस गए हैं तो आप क्या है गेस भी मार सकते हैं, यानी कि तुक्का भी लगा सकते हैं, और जिससे क्या है वो क्वेश्चन क्या पता सही भी हो सकता है, लेकिन सही होने के चांस जो है बिल्कुल ही कम होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में। नेक्स्ट आता है ओपन बुक एग्ज़ाम। ओपन बुक एग्ज़ाम जो होता है ये जो है क्लासरूम या एग्ज़ाम हॉल के अंदर कराया जाता है।
बट इन सम केसेस यू माइट बी गिवन द क्वेश्चन एंड आस्क टू कंप्लीट द एसे बिफोर ए डेडलाइन एट होम, यानी कि आपको उसको क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए कहा जाता है घर जाने से पहले। ओपन बुक आर डिज़ाइंड टू टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए सब्जेक्ट। ओपन बुक टेस्ट जो होते हैं वो इसलिए डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग यानी कि आप कितना समझ पा रहे हैं उसको चेक करने के लिए, एंड हाउ वेल यू कैन मेक एन आर्ग्यूमेंट मोर देन योर मेमोरी और फॉर फैक्ट, यानी कि आप किस तरीके से आर्ग्यूमेंट कर पा रहे हैं किसी भी क्वेश्चन को लेकर, आपके जो मेमोरी फैक्ट है उनसे और ज़्यादा आगे किस तरीके से आप जो है उनके अंदर क्या करेंगे, आर्ग्यूमेंट करेंगे, ये इस चीज़ को चेक किया जाएगा। तो यानी कि ये सब टेस्ट हम जो है फॉलो करेंगे एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट हमारा आता है NCF 2005। NCF 2005 जो है हमने डिटेल में किया है, जो आपका करिकुलम वाला पार्ट है यानी कि करिकुलम बुक है उसके अकॉर्डिंग हमने जो है NCF 2005 को बहुत ही अच्छी तरीके से उसके अंदर कवर किया है। आप वहां से इस टॉपिक को कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट, जो कि अडॉप्टेड किया गया है कॉम्प्रिहेंशन कॉन्टिन्यूस इवेल्यूएशन स्कीम के द्वारा, जो कि CBSE ने क्या है अप्लाई की है, अडॉप्ट की है। उसके अंदर फॉर्मेटिव असेसमेंट का मेन क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट एक टूल है जो कि कंटिन्यूसली मॉनिटर करता है स्टूडेंट की प्रोग्रेस को इन ए नॉन थ्रेटनिंग और एंड सपोर्टिव इन्वायरमेंट, यानी कि उसमें कोई डराया नहीं जाता बच्चे को, उनमें सपोर्ट दिया जाता है इन्वायरमेंट से। अगर कोई बच्चा है उसकी परफॉर्मेंस क्या है बहुत ही लो है तो उसको इस तरीके से रेमेडीज़ दी जाती हैं जिससे जो है उसकी इम्प्रूवमेंट हो जाती है। नेक्स्ट आता है कि ये असेसमेंट जो होती है ये पीरियडिकली होनी चाहिए, यानी कि ये टाइम टू टाइम होती रहनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि स्टूडेंट का रिजल्ट टीचर को एक्यूरेटली पता चलता रहेगा, उसकी परफॉर्मेंस क्या है उसके बारे में वो इजीली जान पाएंगे। It is highly recommended that the school should not restrict the formative assessment to only a paper pencil test. Formative assessment सिर्फ हमारी पेन पेपर टेस्ट से तक सीमित नहीं होनी चाहिए, यानी कि उसकी फिजिकल एजुकेशन या फिर वो अदर एक्टिविटीज़ में कैसा है उन सब चीज़ों को भी इंक्लूड इसके अंदर करना चाहिए। Assessment done periodically will be shown to the student parents so as to encourage continuously participatory improvement, यानी कि जो आप असेसमेंट कर रहे हैं वो टाइम टू टाइम बच्चे और पेरेंट्स को दिखानी चाहिए ताकि वो जो है और अच्छा इम्प्रूव कर पाएँ। नेक्स्ट आता है हमारा समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट जो है ये एक टर्मिनल एग्ज़ाम होते हैं हमारे, यानी कि बिल्कुल एंड में होंगे जब हमारा जो सेमेस्टर है या फिर हमारा ईयर जो है ख़त्म हो जाएगा, उसके एंड में जो एग्ज़ाम होते हैं उनको हम समेटिव असेसमेंट कहते हैं। इसके अंदर क्या होगा, जो करिकुलम है और सिलेबस है फॉर क्लास 9th विल बी द सेम एज सर्कुलेटेड बाय द बोर्ड अर्लियर। इसमें क्लास 9th का जो सिलेबस है वो बिल्कुल सेम रहेगा जो कि सर्कुलेट किया गया था बोर्ड के द्वारा, यानी कि CBSE बोर्ड ने जो डिसाइड कर रखा है वो वही है। द समेटिव असेसमेंट विल बी इन द फॉर्म ऑफ द पेन पेपर टेस्ट, और जो समेटिव असेसमेंट है वो पेन पेपर टेस्ट के अंदर किया जाएगा। इन ऑर्डर टू इंश्योर स्टैंडर्डाइजेशन एंड टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी द क्वेश्चन बैंक इज in different subject to generate the question paper will be forwarded by the board to the school in March 2010, यानी कि 2010 में जो है किस तरीके के हमारे जो एग्ज़ाम है वो किस तरीके से लिए जाएंगे। तो एक जो फॉर्मेट वगैरह था हर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग वो जो है स्कूल्स को दिया गया। अब इनके पास जो है मतलब स्कूल के पास जो है फॉर्मेट वगैरह क्वेश्चन पेपर किस तरीके से सेट होगा ये सब कुछ है ऑलरेडी। तो इनको क्या है अपने अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबिलिटी दी गई कि टाइम चूज़ करने की, यानी कि आपके समेटिव असेसमेंट जो होंगे वो आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं आप किन डेट्स पर लेना चाहते हैं। नेक्स्ट होता है फॉर 2009-10 क्लास 9th देयर वॉज ओनली वन टर्म and summative assessment for the remaining second term conducted in March 2010 for the class 9th student, यानी कि जो क्लास 9th के स्टूडेंट थे 2009 और 10 के बच्चे जो थे उन्होंने बस एक टर्म का एग्ज़ाम दिया, उसके बाद जो है उन्होंने सेकंड जो टर्म का एग्ज़ाम दिया वो मार्च 2010 में दिया। इवेल्यूएशन ऑफ द आंसर स्क्रिप्ट विल बी डन बाय द स्कूल टीचर, यानी कि जो आंसर स्क्रिप्ट है वो पहले से ही इवेल्यूएट करनी चाहिए, मतलब कि जो टीचर होगा स्कूल में जो टीचर है वही इवेल्यूएट करेगा, यानी कि क्वेश्चन पेपर हमारे कौन चेक करेंगे वही टीचर करेंगे। देयर विल बी ए रैंडम वेरिफिकेशन ऑफ द असेसमेंट प्रोसीजर कैरिड आउट बाय द स्कूल बाय द बोर्ड ऑफिसर्स और नॉमिनी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड, यानी कि इसको टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए कि जो भी हमारे CBSE बोर्ड ने डिसाइड किया था कि वो प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। नेक्स्ट आता है हमारा
ये जो टूल होते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट के, ये स्कॉलस्टिक डोमेन के होते हैं। आर ओरल क्वेश्चन, ये ओरल क्वेश्चन होते हैं, असाइनमेंट हो सकते हैं, कन्वर्सेशन स्किल्स हो सकते हैं, प्रोजेक्ट हो सकते हैं, कोई क्विज वगैरह हो सकती हैं। द टूल फॉर समेटिव असेसमेंट इज स्कॉलस्टिक डोमेन। आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकते हैं, या फिर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन या लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें इनके अंदर इंक्लूड की जाएंगी। को स्कॉलस्टिक डोमेन के कौन से क्वेश्चन होंगे, यानी कि उसके अंदर क्या क्या कवर किया जाएगा, यानी कि को करिकुलर एक्टिविटी जो हमारे सब्जेक्ट हैं उनके अलावा कोई भी एक्टिविटी, जैसे आर्ट्स है, डांसिंग वगैरह है। नेक्स्ट है जैसे कि क्लब और साइंटिफिक एक्टिविटीज़ वगैरह, इमोशनल स्किल, सोशल स्किल, लाइफ स्किल, थिंकिंग स्किल, इन सब को भी क्या है को स्कॉलस्टिक डोमेन के अंदर जो है इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ फॉर्मेटिव असेसमेंट, डिस्कस द कंपोनेंट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट प्रोसेस, राइट द टाइप ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट स्ट्रेटजीज। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में हम टोटली जो है अभी तक डिस्कस कर चुके हैं अच्छी तरीके से, ये किस तरीके के होते हैं, इनके कंपोनेंट्स के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग टारगेट एंड आइडेंटिफाई द गैप, यानी कि जो लर्निंग का टारगेट है उसको अंडरस्टैंड करने में ये हेल्प करता है, टीचर की भी और स्टूडेंट की भी। साथ के साथ जो गैप आ रहा है उसको ये फाइंड आउट करने में हेल्पफुल है। अगर आपको ये पता चल रहा है कि बच्चा जो है उसको लर्न नहीं कर पा रहा है, तो किस तरीके से जो है बच्चों को लर्न कराया जाए, ये जो हमारा टारगेट है अगर उसको अचीव करने में कुछ गैप आया है, हम उसको अचीव नहीं कर पा रहे, तो उसके जो है रीज़न पता करने में हेल्पफुल है। नेक्स्ट आता है गिविंग असेसमेंट असाइनमेंट और यूजिंग फॉर्मेटिव असेसमेंट स्ट्रेटजीज। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर हम फॉर्मेटिव असेसमेंट को फॉलो कर रहे हैं तो हम असाइनमेंट वगैरह बच्चों को देंगे, काम करने के लिए देंगे, उसके थ्रू भी क्या है हमें हेल्प मिलेगी। फॉर्मेटिव असेसमेंट के थ्रू करेक्टिव एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व एनरिचिंग द अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि करेक्टिवली हम एक्टिविटीज़ को जो हमें काम कराना है उनको इन्वॉल्व करेंगे, जिससे जो है बच्चे की और नई अपॉर्चुनिटीज़ बच्चे को मिल पाए और वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को क्या कर पाए कि अच्छी तरीके से लर्निंग करा पाए। नेक्स्ट आता है गिविंग फीडबैक। टीचर मस्ट यूज़ द इंफॉर्मेशन गेन्ड फ्रॉम द फॉर्मेटिव असेसमेंट स्ट्रेटजीज टू प्रोवाइड द फीडबैक टू द स्टूडेंट रिगार्डिंग देयर स्टेटस। अगर जो टीचर है फॉर्मेटिव असेसमेंट कर रहा है तो टीचर जो है बच्चों को गाइड करे और उनको उनके फॉर्मेटिव असेसमेंट्स के बारे में बताए कि वो किस तरीके के परफॉर्म कर रहे हैं, किस तरीके का उनका परफॉर्मेंस। नेक्स्ट आता है यूजिंग लर्निंग पोजीशंस, यानी कि एक बार अगर टीचर ये पता लगा ले कि बच्चे को किस वजह से लर्निंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर वो जो है उस मटेरियल को छोटे छोटे स्मॉलर पार्ट्स में, गोल्स में डिवाइड कर और उसको जो है स्टूडेंट को देना चाहिए ताकि वो अच्छे से सीख पाए। नेक्स्ट आता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट। इसके अंदर जो है स्टूडेंट की इन्वॉल्वमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, साथ के साथ वो मोटिवेटेड भी फील करेंगे अगर वो जो है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर लर्निंग के टाइम पे इन्वॉल्व किए जाएंगे, उनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि आप भी अपना फीडबैक दें टीचर को, यानी कि आप भी कोई अगर कुछ भी आप अपनी तरफ से कुछ चेंजमेंट लाना चाहते हैं तो वो भी बच्चे से पूछा जाएगा। तो ये इसके अंदर जो है स्टूडेंट को भी इन्वॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी कि क्या क्या फॉर्मेटिव असेसमेंट की स्ट्रेटजीज़ हैं, अब हम इनके बारे में बात करेंगे। इसके अंदर जो है स्टूडेंट को रिफ्लेक्ट करने के लिए बोला जाएगा कि वो क्या लर्न कर रहे हैं और उनको पर्सनल मीनिंग फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा, यानी कि समरी और रिफ्लेक्शन देने के लिए उनको बोला जाएगा। लिस्ट चार्ट्स और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजीज़, इन स्ट्रेटजीज़ के अंदर क्या है स्टूडेंट को ऑर्गेनाइज और इंफॉर्मेटिव वे के अंदर जो है कनेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, डिस्कवरी करने के लिए कहा जाएगा। नेक्स्ट आता है विजुअल रिप्रेजेंटेशन। बच्चों को जो है वर्ड्स और पिक्चर्स दोनों दिखाई जाएंगी और फिर उसके थ्रू जो है लर्निंग कराई जाएगी। नेक्स्ट आता है कोलिब्रेटिव एक्टिविटीज़, यानी कि इकट्ठी बहुत सारा वर्क जो है इकट्ठा किया जाएगा। एंड हैव अपॉर्चुनिटी फॉर द पीयर टू पीयर इंस्ट्रक्शन, जिसकी वजह से जो है एक जो सहपाठी है वो दूसरे अपने जो सहपाठी है उसको हेल्प कर पाएगा या फिर इंस्ट्रक्शन दे पाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा रिवाइज ब्लूम टेक्सोनॉमी 2000 फॉर द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। ये अब क्या चीज़ है टेक्सोनॉमी ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। टेक्सोनॉमी का मीनिंग क्या होता है हमारा कि यानी कि क्लासीफाई करना या विभाजन करना हम इसको कह सकते हैं। टेक्सोनॉमी के अंदर क्या करेंगे हम क्लासीफाई करेंगे। हमारी जो सेंस ऑफ टेक्सोनॉमी है ब्लूम टेक्सोनॉमी के ने जो है इसको प्रेजेंट किया था। पहले जो ये कंसेप्ट था 1956 के अंदर आया था और फिर इसको 2001 के अंदर रिवाइज किया गया था। ये 2001 के अंदर रिवाइज किया गया है, इस बात का ध्यान रखें। जो ब्लूम टेक्सोनॉमी है हमारी उसके अंदर क्या किया गया है कि एक हायरार्की बनाई गई है। हायरार्किकल मॉडल है
3 मॉडल्स हैं इसके अंदर जिसके थ्रू जो है हमने एजुकेशन को क्लासीफाई किया है कि एजुकेशन लर्निंग जो है बच्चे की किस तरीके से हो सकती है, उसको हमने क्लासीफाई किया है। फर्स्ट आता है हमारा कोग्निटिव, नेक्स्ट आता है हमारा अफेक्टिव एंड थर्ड आता है हमारा साइकोमोटर या फिर सेंसरी भी हम इसको बोल सकते हैं। पहले इसको सेंसरी ही बोला जाता था, अब जो है इसका नेम जो है चेंज हो चुका है और अब इसको हम क्या बोलते हैं, साइकोमोटर बोलते हैं डोमेन। यानी कि फर्स्ट हमारा कोग्निटिव डोमेन यानी कि संज्ञानात्मक पक्ष, संज्ञानात्मक कह सकते हैं। उसके बाद है अफेक्टिव डोमेन यानी कि भावनात्मक। नेक्स्ट आता है हमारा साइकोमोटर यानी कि गत्यात्मक। अब फर्स्ट आता है हमारा टेक्सोनोमी ऑफ द ऑब्जेक्टिव इन द कोग्निटिव डोमेन। कोग्निटिव डोमेन में अब इसने जो है आगे फिर से डिवाइड किया गया है। इसके अंदर सबसे पहले हमारा 6 पार्ट के अंदर डिवीज़न किया गया है। फर्स्ट आता है नॉलेज। नॉलेज ये जो आपकी बुक के अंदर मेंशन है, जैसे कि नॉलेज लिखा हुआ है, उसके बाद जो है आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है कॉम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसाइज या इवेल्यूशन। ये जो है 1956 में जो नेम यूज़ किए जा रहे थे वो हैं। अब जो है आप साथ के साथ इनमें लिख सकते हैं अलग से नेम कि जैसे 2001 वाली आई है तो उसमें नॉलेज को रिमेंबरिंग बोला गया है। नॉलेज के अंदर क्या है कि आपको किसी स्पेसिफिक आपको कोई भी चीज़ बताई गई है, जैसे आपको कुछ पढ़ाया गया है तो उसको क्या है आपको नॉलेज मिल रही है उससे। तो नॉलेज इज़ ए टर्मिनोलॉजी भी हो सकती है। नॉलेज जो है एक स्पेसिफिक फैक्ट की भी हो सकती है। नॉलेज जो है आप एक दूसरे से जब बातचीत वगैरह करें तब भी हो सकती है। नॉलेज का कोई क्राइटेरिया भी हो सकता है। नॉलेज को हम क्लासीफाई भी कर सकते हैं, कैटेगराइज भी कर सकते हैं। नॉलेज की कोई मेथडोलॉजी भी हो सकती है। नॉलेज जो है हमारी यूनिवर्सल भी हो सकती है। एब्स्ट्रक्शन इन ए फील्ड और किसी फील्ड में एब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है। नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल और जनरलाइजेशन, नॉलेज ऑफ थ्योरी और स्ट्रक्चर। हमें जो है अलग अलग टाइप की, यानी कि आपको कुछ भी चीज़ें गेन हुई है उसको हम नॉलेज कह सकते हैं। आपको कुछ भी पढ़ाया गया है, कुछ भी बताया गया तो आपको कि उससे नॉलेज बढ़ रही है, तो यानी कि वो क्या है आपको नॉलेज प्राप्त हो रही है। उसको अब हम इस स्टेज के अंदर जो 2001 की टेक्सोनोमी है उसके अंदर हम क्या इसको कहेंगे, रिमेंबरिंग कहेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन का दूसरा नाम जो अब 2001 के अकॉर्डिंग है वो है अंडरस्टैंड। कॉम्प्रीहेंशन यानी कि जो भी आपने समझा है अब हम उसको देखेंगे कि जैसे ट्रांसलेशन करेंगे, हम इंटरप्रिटेशन करेंगे या एक्सट्रापोलेशन करेंगे। यानी कि इसके अंदर क्या है आपको जो पढ़ाया गया था आप उसको ये देख रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं, उसको एक समरी वगैरह में बना रहे हैं और कम्युनिकेट कर रहे हैं अपनी नॉलेज को इन हिज ओन वर्ड। वो अपने ओन वर्ड के अंदर उसको ट्रांसलेट कर रहा है, इंटरप्रिटेट कर रहा है कि जो भी किस तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है, जो उसके पास पहले नॉलेज थी या अब है, वो अलग अलग उसको क्लासीफाई करा है अलग अलग पार्ट्स के अंदर। नेक्स्ट आता है एक्सट्रापोलेट यानी कि एस्टिमेट और अंडरस्टैंड बाय यूज ऑफ नॉलेज एंड एक्सटर्नल इट टू अदर सब्जेक्ट इन द फील्ड। और किस तरीके से जो है जो आपने नॉलेज गेन किया आप उसको दूसरे फील्ड में किस तरीके से यूज़ कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे कॉम्प्रीहेंशन यानी कि अंडरस्टैंड वाले पार्ट में आएंगी। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन यानी कि अप्लाई। अब जो नॉलेज आपने गेन की थी अब उसको अप्लाई करने का टाइम आया है, यानी कि आप अब उसको क्या है अप्लाई करेंगे। Under this objective, the learner is required to acquire the ability to make use of the abstract or generalized idea principle in a particular or a concrete situation। यानी कि जो आपने नॉलेज गेन की थी उसको किसी सिचुएशन के अंदर आपको क्या है अप्लाई करना है। नेक्स्ट आता है एनालाइज करना। एनालाइजिंग के अंदर क्या आएगा हमारा, एनालाइज द एलिमेंट वगैरह को एनालाइज करो यानी कि अंडरस्टैंड करो, समझो। रेफर्स टू अंडरस्टैंडिंग एट हायर लेवल। हायर लेवल पर अब आप उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, जो भी हमारे फैक्ट्स हैं या फिर कोई भी हमें आइडिया मिला है, इन सारी चीज़ों को क्या है हम हाई लेवल पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आता है हमारा सिंथेसाइज यानी कि जिसको हम क्रिएट भी बोल सकते हैं। लेकिन ये जो क्रिएट है अब इसको नेक्स्ट स्टेज के अंदर जब 2001 आया तो क्रिएट को लास्ट स्टेज माना गया है और इवैल्यूएशन को जो है इससे फर्स्ट वाली स्टेज माना गया है। सिंथेसाइज के अंदर यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है इस कैटेगरी के अंदर क्या है, एम टू हेल्प द लर्नर टू एक्वायर नेसेसरी एबिलिटी टू कंबाइन द डिफरेंट एलिमेंट एंड द कंपोनेंट ऑफ द आइडिया ऑब्जेक्ट कंसेप्ट प्रिंसिपल सो एज टू प्रोड्यूस द इंटीग्रेटेड पिक्चर। यानी कि सारी चीज़ों को मिक्स कर कर जो हमें पिक्चर चाहिए थी उसको हम बना पाएँ। यानी कि इसमें हर चीज़ को जोड़ा जाएगा, क्रिएटिव वर्क
किया जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट आता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन के अंदर यानी कि जजमेंट इन द टर्म ऑफ इंटरनल एविडेंस, जो इंटरनली हमारे पास एविडेंस थे उसके तौर पर आप जजमेंट दे रहे हैं, जजमेंट हम एक्सटर्नल क्राइटेरिया की वजह से जजमेंट पास कर रहे हैं। तो ये सारे हमारे जो है कॉग्निटिव डोमेन में आएंगे और संज्ञानात्मक पक्ष में यानी कि संज्ञानात्मक कॉग्निटिव के अंदर आएंगे, यानी कि 6 पार्ट हैं इसके अंदर और ये आपको जो है लर्न करने हैं। नेक्स्ट आता है टेक्सोनोमी ऑफ ऑब्जेक्टिव इन द अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन के अंदर क्या आएगा, यानी कि भावनात्मक, भावना यानी कि हमारे इमोशंस वगैरह से जुड़ी हुई, यानी कि हमारी फीलिंग से, वैल्यू से, मोटिवेशनल या एटीट्यूड वगैरह इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई को हम क्या कहेंगे, भावनात्मक यानी कि अफेक्टिव डोमेन यानी कि भावनात्मक डोमेन। इसके अंदर जो है 5 कैटेगरी बनाई गई हैं। पहला आता है रिसीविंग यानी कि अटेंडिंग, आपको कुछ भी चीज़ जो है रिसीव हो रही है, आप अवेयर हो रहे हैं, जान रहे हैं उस चीज़ को, या विलिंग टू रिसीव या कुछ चीज़ को आप जानना चाह रहे हैं। कंट्रोल और सिलेक्ट द अटेंशन, आप जो है अपनी अटेंशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर जगह पर ही आप क्या है ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हैं। रिस्पॉन्डिंग, जब आपको जो है नॉलेज एक्वायर हो जाती है, अब आप क्या है उसके ऊपर रिस्पॉन्स दे रहे हैं, यानी कि आप अब क्या है रिस्पॉन्स कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आप जो है रिस्पॉन्स करें उसके ऊपर, और आपको क्या है सेटिस्फेक्शन मिलेगी जब आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है वैल्यूइंग, यानी कि अब क्या है वैल्यू करना, एक्सेप्टेंस ऑफ ए वैल्यू, किसी भी वैल्यू को एक्सेप्ट करो, प्रेफरेंस करो कि वैल्यू क्या होनी चाहिए, या फिर कमिटमेंट। नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कंसेप्चुलाइजेशन ऑफ द वैल्यू, अब जो वैल्यू आपने मानी है उसको कंसेप्चुलाइज करो, यानी कंसेप्ट की फॉर्म में देखो। ऑर्गेनाइज द वैल्यू इन ए सिस्टम, यानी कि एक ऑर्गेनाइज करो अब उसको एक सिस्टम की तरह। नेक्स्ट आता है कैरेक्टराइजेशन बाय द वैल्यू और द वैल्यू कॉन्फ्लेक्स, यानी जर्नलाइज सेट करो या फिर कोई क्राइटेरिया वगैरह फॉलो करो। तो ये सारे जो है हमारे अफेक्टिव डोमेन के अंदर इंक्लूड किए गए हैं, और इट इज़ द हाईएस्ट लेवल कैटेगरी ऑफ द ऑब्जेक्टिव बिलोंगिंग टू अफेक्टिव डोमेन। जो हमारी ये कैरेक्टराइजेशन है ये हमारी हाईएस्ट लेवल पे जो कैटेगरी है उसके अंदर आती है। एट दिस स्टेज द लर्नर is designated to impel the typical characteristics of his individual character like lifestyle of his own, यानी कि वो अपने आप के लाइफस्टाइल के बारे में क्या है अपने आप की कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह को वैल्यू देने लग जाता है। नेक्स्ट आता है टेक्सोनॉमी ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर यानी कि कोई भी डूइंग एक्सपेक्ट यानी कि कोई भी काम करना। अफेक्टिव डोमेन, रिफ्लेक्स डोमेन फर्स्ट आता है इसके अंदर। रिफ्लेक्स डोमेन के अंदर क्या होता है कि जब जैसे कि बच्चा बर्थ लेता है तो वो क्या है अपने हाथ पैर उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता है, वो अपने आप ही हिलाता रहेगा, उसको कोई कंट्रोल नहीं होता। नेक्स्ट आता है हमारा बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट। अब जो है बच्चा क्या है बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट सीख जाता है, जैसे कि नीलिंग सीख जाता है, क्रिपलिंग सीख जाता है, वॉकिंग, मूविंग हैंड, नेक, हेड एक्सेट्रा। अब जो है वो हर चीज़ों को हिला सकता है इजीली। नेक्स्ट आता है हमारा फिजिकल, नेक्स्ट हमारा आता है परसेप्चुअल एबिलिटी, यानी कि देख कर सीखेगा फिर बच्चा। ये जो आपका 5th पार्ट है ये 3rd पार्ट पर आएगा, यानी कि परपेक्चुअल यानी कि देख कर सीखने लगेगा फिर बच्चा जो है उसको अलग अलग चीज़ों से मतलब कि ऑब्जेक्ट वगैरह वो देखेगा और उससे वो सीखेगा, या किसी का बिहेवियर देखेगा और फिर वो सीख रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा फिजिकल एबिलिटीज़। अब जो है उसके अंदर मोटर एक्टिविटीज़ वगैरह भी क्या है आ जाएंगी, यानी कि वो फिजिकली भी डिज़ायरेबल फिजिकल एबिलिटीज़ जो मतलब कि वो चाह रहा है वो सारी चीज़ें उसके अंदर डेवलप होने लगेंगी। नेक्स्ट आता है हमारा स्किल्ड मूवमेंट। अब जो है बच्चा एक की बॉडी जो है कॉम्प्लेक्स बॉडी मूवमेंट करेगी, यानी कि अब जो है बस वो वही टास्क करेगी जो कि स्किल्ड हैं, यानी कि दीज मूवमेंट आर टू बी एक्वायर्ड थ्रू एन ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक लर्निंग प्रोसेस, यानी कि जो कि उसने एक्वायर किए एक सिस्टमेटिक प्रोसेस के थ्रू अब वो क्या है उन मूवमेंट्स को फॉलो करेगा। और लास्ट क्या है नॉन डिस्क्लूसिव कम्युनिकेशन, ये जो है इसकी साइकोमोटर डोमेन की सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है। इसके अंदर क्या है बॉडी मूवमेंट आर हेयर बाय इंटीग्रेटेड विद द इनर फीलिंग एंड अफेक्टिव बिहेवियर ऑफ द लर्नर, यानी कि हमारी बॉडी मूवमेंट तभी होगी जब हमारी इनर फीलिंग, यानी कि अब मैं हाथ हिलाने का मेरा मन कर रहा है तो मैं तभी हिलाऊंगी, यानी कि मैं पूरी फुल्ली कंट्रोल मैंने अपनी चीज़ों को कर लिया है। तो ये हमारी कुछ साइकोमोटर डोमेन की चीज़ें थी। होप सो आपको जो है समझ आया होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है टीचर एज फैसिलिटेटर इन असेसमेंट फॉर लर्निंग। टीचर किस तरीके से एक फैसिलिटेटर का काम करता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग के अंदर, यानी कि जो टीचर होता है वो फैसिलिटेटर होता है, इज एन एजुकेशनल विजनरी हु एक्सप्लोर और इन्वेस्ट इन इनोवेटिव प्रैक्टिस एंड कोचेज लर्नर थ्रू
चेंजेस, यानी कि वो क्या करता है, बच्चों को अलग अलग चेंजेस के थ्रू क्या है बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करता है। एक टीचर कैन चेंज ए क्लासरूम इन ए स्मार्ट एंड एक्टिव लर्निंग मेथडोलॉजी, यानी कि एक टीचर जो है एक क्लास को स्मार्ट बना सकता है और एक एक्टिव लर्निंग मेथडोलॉजी यानी कि एक्टिवली जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट करें उसके थ्रू क्या है उसको हेल्प कर सकता है लर्निंग के अंदर। तो एक टीचर जो होता है हु डज नॉट ऑपरेट अंडर द ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ टीचिंग बट रादर इज मीन टू गाइड एंड असिस्ट द स्टूडेंट इन द लर्निंग फॉर देमसेल्फ, पिकिंग ए पार्ट आइडिया, फॉर्मिंग देयर ओन थॉट्स अबाउट देम एंड ओइंग द मटेरियल थ्रू सेल्फ एक्सप्लोरेशन एंड डायलॉग्स। यानी कि इसके अंदर क्या है, टीचर ट्रेडिशन मेथड वगैरह को फॉलो ना करके वो खुद के ही आइडिया अपनाए, खुद की ही मटेरियल वगैरह का यूज़ करे, खुद का ही तरीका यूज़ करे बच्चों को आगे या सिखाने का। नेक्स्ट आता है हमारा टीचर एज ए फैसिलिटेटर कैसे काम करेगा। प्लान ए हेड एंड थिंक अबाउट द नीड ऑफ द स्टूडेंट, पहले से ही प्लान कर ले, उसको स्ट्रेंथ और चैलेंजेस पता होने चाहिए हर स्टूडेंट के, या फिर हमारे किस तरीके से जो बच्चा है वो सीख नहीं पा रहा है, या हमें जो है टीचर को पहले से ही देखना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग हमें प्लान करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है गिव स्टूडेंट अपॉर्चुनिटीज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेंटेनिंग देयर क्लासरूम, यानी कि अपनी क्लासरूम को मेंटेन रखने के लिए, साफ सफाई रखने के लिए, या पिन ड्रॉप साइलेंस अगर टीचर नहीं है तो उस टाइम को मेंटेन रखने के लिए जो टीचर को बच्चों को पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा टीच स्टूडेंट हाउ टू यूज़ द क्लासरूम मटेरियल, बच्चों को ये समझाना चाहिए कि आपको क्लासरूम मटेरियल किस तरीके से यूज़ करना है। जैसे कि कई बार देखा होगा आपने कि चौक वगैरह डस्टर वगैरह जो है बच्चे तोड़ देते हैं, तो उन चीज़ों को आपको मेंटेन करना सिखाना चाहिए कि किसी चीज़ का प्रॉपर प्लेस क्या है, उनको ये सारी चीज़ें बतानी चाहिए। नेक्स्ट आता है टीच द स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चन टू एक्वायर इन्फॉर्मेशन, बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि आप क्वेश्चंस पूछें ताकि आपकी क्या है नॉलेज और ज़्यादा इंक्रीज होगी, आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है मिलेगी। नेक्स्ट आता है मॉडल व्हाट यू वांट स्टूडेंट टू डू, आपको इस तरीके का मॉडल उनके आगे शो करना होगा कि जो आप बच्चों से चाह रहे हैं वो उसको कर पाएँ। मॉडल फॉर द स्टूडेंट विद वन फोकस इन द माइंड, आपके माइंड में जो है फोकस होना चाहिए कि आप क्या है बच्चों के अंदर किस तरीके की प्रैक्टिसेस वगैरह जो है डेवलप करना चाह रहे हैं, किस तरीके से उनको पढ़ाना चाह रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है आपको पहले से ही ध्यान में रखनी होंगी। नेक्स्ट आता है मॉनिटर द अमाउंट ऑफ टॉकिंग यू डू, यानी कि कितना आप किस तरीके से बच्चे को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, आपको ये ध्यान देना होगा। साथ के साथ जो है आपको ये भी समझना होगा कि बच्चे को जो है जो आप बोल रहे हैं उसको समझने में टाइम लग रहा है, तो इसलिए आपको जो है ध्यान देना होगा कि किस तरीके से बच्चे को कोई भी इंस्ट्रक्शन या कोई भी टॉपिक समझाना है। क्योंकि कई बच्चे जो होते हैं वो राइटिंग या टॉकिंग और क्रिएटिंग एज ए प्रोडक्ट, तो वो जो है अलग तरीके से काम करना पसंद कर रहे हैं। कोई राइटिंग लिख कर उनको समझ आ रहा है, किसी को क्या है पढ़कर समझ आ रहा है, किसी को कोई क्रिएटिव वर्क कर समझ आ रहा है। नेक्स्ट आता है इम्प्लीमेंट ए वर्क स्टेशन मैनेजमेंट बोर्ड, वर्क स्टेशन मैनेजमेंट बोर्ड का क्या है इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए कि किस तरीके से बच्चे को हेल्प दी जा सकती है, किस तरीके से उनको बिहेव वगैरह करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है उस मैनेजमेंट के थ्रू आप संभाल सकते हैं। इट गिव स्टूडेंट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली एंड मैनेज देयर लर्निंग एक्सपीरियंस, और जो ये मैनेजमेंट बोर्ड होगा ये बच्चों को क्या है इंडिपेंडेंटली वर्क करने के लिए अवसर देगा, और साथ के साथ क्या है वो अपने आप को अपने लर्निंग एक्सपीरियंस को मैनेज भी कर पाएंगे। सो वी कैन से दैट द टीचर एज ए फैसिलिटेटर हैव मच इंपॉर्टेंस इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम, यानी कि जो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम होते हैं उनके अंदर जो है टीचर ज़्यादा ही फैसिलिटेटर का काम करता है और इम्पोर्टेंट काम भी है। स्टूडेंट ऑटोनॉमी एंड इनिशिएटिव आर एक्सेप्टेड एंड एंकरेज, जो स्टूडेंट की ऑटोनॉमी है और जो स्टूडेंट जो इनिशिएट ले रहे हैं तो उनको जो है टीचर को एक्सेप्ट करना चाहिए। यही हमारा जो है मेन जो है ताकि बच्चे आसानी से लर्निंग कर पाएँ, यही मेन हमारा टारगेट होता है। दिस एंकरेज हाई लेवल थिंकिंग, अगर आप ऐसा करेंगे तो बच्चा जो है और अच्छी तरीके से सोच पाएगा किसी भी टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट आता है सोशल डिस्करेज हेल्प स्टूडेंट चेंज एंड रीइन्फ्लुएंस देयर आइडिया, अगर आप उसको डिस्करेज करते रहेंगे तो जो है वो अपने आइडियाज़ वगैरह शेयर नहीं करेगा। आपको हमेशा स्टूडेंट को क्या है एंकरेज करना चाहिए, अगर वो कुछ काम कर रहा है तो आपको हमेशा उसको बढ़ावा देना चाहिए, ना कि उसको डिस्करेज करना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान आपको रखना चाहिए। टीचर इम्पार्ट नॉलेज और स्किल थ्रू इंस्ट्रक्शन वाइल फैसिलिटेटर क्रिएट एन इन्वायरमेंट वेयर स्टूडेंट एक्वायर नॉलेज बाय डूइंग एक्टिविटी देमसेल्फ, जो टीचर होगा वो तो सिर्फ इंस्ट्रक्शन वगैरह दे के ही नॉलेज ही प्रोवाइड करेगा, लेकिन अगर टीचर जो है एक फैसिलिटेटर की तरीके से काम करेगा तो वो जो है स्टूडेंट को हेल्प करेगा कि वो अपने आप ही काम करें और अपने आप ही जो है नॉलेज को गेन करे और लर्निंग नए नए तरीके से लर्निंग सीखे।
ये हमारी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट होती है। होप सो आपको सारी समझ आई होगी। अगर आपके फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछें, और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।